नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और इसमें हम देखने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 25 जनवरी का करंट अफेयर्स है और आज की शुरुआत आज के विचारों के साथ कि लोग भाग्य के नहीं केवल अपने मन के कैदी हैं। भाग्य के भरोसे मत बैठिए। आपका जो मन इधर उधर भाग रहा है इसको रोकिए, अपने बारे में सोचिए बैठ करके कि क्या गलतियां हो रही हैं मुझसे और उसे मैं कैसे सही करूं। और जो हमारे कर्म है वही हमारा भाग्य होता है। हम अपने कर्मों को यदि सही कर लें, है ना, तो हम अपने भाग्य को क्या कर सकते हैं, प्रबल कर सकते हैं। तो इसी प्रबलता के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो कि हम एक कर्मशील व्यक्ति से जुड़ा हुआ है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 हुई है, ये किसने जीती? तो ये जीती है मान सिंह ने। मान सिंह का नाम याद रखना है, विशेषकर ऐसे खेलों में जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है क्रिकेट फुटबॉल के अलावा। तो ऐसी यदि किसी व्यक्तित्व की उपलब्धियां होती हैं तो उसे हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्नों के बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने क्या है कि जो हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 चल रही थी, वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और टाइमिंग को लेकर के प्रश्न आपसे नहीं बन सकता, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत में सर्वश्रेष्ठ समय में पदक जीता है और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। किसमें? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में। इसके पहले जिन्होंने जीता था वो थे पुरुष गोपी थोनाकल। पुरुषों में जीता तो उन्होंने गोपी थोनाकल नाम था और इन्होंने चीन के डोंगगुआन को हराया था और उस समय स्वर्ण पदक जीता था। तो दूसरे व्यक्तित्व हैं मैराथन धावक है मान सिंह, इनका नाम याद रखना है। और इसके पहले इन्होंने मुंबई में भी अपना एक अच्छा प्रदर्शन किया रहा है और ये एशियाई मैराथन सिर्फ 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के साथ जो पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच है उसके लिए भी आगे बढ़ गए हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप की बात करी जाए तो ये जो रोड धावक होते हैं मैराथन के, उनके लिए प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है और इसका जो आयोजन होता है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन करता है। इस समय जितने भी ये गेम्स चल रहे हैं सभी क्वालिफाइंग गेम चल रहे हैं। किसके लिए? जो ओलंपिक्स हमारे अभी आयोजित होने वाले हैं पेरिस में। 1988 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन की शुरुआत हुई थी, वहीं पे उसकी नींव रखी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है कि जनवरी 2024 में किस देश ने अपने स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पढ़ाने का निर्णय किया है? तो ये किया है कोई और देश नहीं है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहाँ के एक स्कूल है, जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई और आईसीएसई ये बोर्ड होते हैं, फिर कोई प्राइवेट स्कूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसी प्रकार से वहाँ पे एक हॉर्नर मिडिल स्कूल और इरविंटन हाई स्कूल है। वहाँ पर वोटिंग हुई थी और लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद जीतना स्वाभाविक था, क्योंकि 65% जो आबादी है उस स्कूल की वो भारतीय अमेरिकी थी। तो उन्होंने उसको वरीयता दी। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर रहने के बावजूद भी उनका हिंदी के प्रति प्रेम था। तो उन्होंने उसमें जब वोटिंग करी तो 29 टॉप उसमें जो प्राथमिकता थी उसमें हिंदी टॉप पे रही। और इसके बाद निर्णय किया गया विश्व हिंदी दिवस में 10 जनवरी को कि अब हम हिंदी को भी यहाँ पर क्या करेंगे, एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ाएंगे। और बात करी जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आयोजित किया जाता है और 2024 की हिंदी दिवस की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। इसके अलावा हिंदी दुनिया के कई देशों में पढ़ाई जाती है, वहाँ पर बोली जाती है, क्योंकि दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में है। बात करी जाए फिजी की, तो हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है और वेब एड्रेस भी, यूआरएल भी जो बनाए जाने लगे हैं वो हिंदी में बनने लगे हैं। और हिंदी के जो शब्द हैं उनको कई लोग अवतार के रूप में यूज करते हैं, योगा है। इसके अलावा बात करी जाए हिंदी की एक विशेषता ये है कि ये विश्व की जितनी भी भाषाएं होती हैं इसको वैज्ञानिक तौर पे जो लिखना होता है इसको सरलतम वैज्ञानिक भाषा होती है। और 5 उच्च इस समय बात करी जाए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपके नया सिलेबस जो आ गया है, कुछ डिटेल्स में उसमें चर्चा करी थी। एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसको हम प्री और मेंस में अलग अलग कैटेगराइज करके सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस को ध्यान से देखिए, छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहकावे में मत आइए, बहुत बड़ा बदलाव है। पेपर में भी बहुत कुछ आपको वो दिख जाएगा, पर जो पहले सचेत हो जाएगा वो क्या होगा, वो सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएगा। आपके सिलेबस में एक टॉपिक जुड़ा है भारतीय संस्कृति एवं साहित्य। ध्यान से देखिएगा, प्री के सिलेबस में है, ठीक है, भारत की कला एवं संस्कृति। तो वहां से जुड़े हुए प्रश्न आने, वहां पे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति तो है ही, पर भारत की भी कला एवं संस्कृति को अलग से टॉपिक बनाया जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हो जाता है कि ममनी त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है। हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे त्योहार या पर्व जो मनाए जाते हैं, अक्सर लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स में। तो आप एक जगह इसको डिनोट करते रहा करिए, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, भारत सरकार का जो ये अमृत महोत्सव चल रहा है तो इसमें इन्होंने राष्ट्रीय सूची दी है
इसको हमने अपने नोट्स में डाला हुआ है कि लगभग 47 के आसपास 16 तो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित किए गए हैं जो अमूर्त त्यौहार हैं, पर्व हैं उनको, प्लस उन्होंने 116 लगभग पर्वों की राज्य बाई राज्य जो है कहना कैटेगराइज करके उसको डाला है। तो कला एवं संस्कृति में हर राज्य की अपनी एक विशेषता है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ वैश्विक स्तर पर बहुत उनकी एक अपनी एक पहचान होती है, उन्हें हमें ध्यान करके रखना है, अपने नोट्स में उसको अपडेट कर के रखना है, कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। 3 बातें हर त्योहार की हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एकदम से सारी चीजें याद नहीं हो सकती, लेकिन हम डेली थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते रहेंगे तो याद होगी। तो ये ममनी त्योहार अभी मनाया गया था हाल ही में और लद्दाख में मनाया गया था। लद्दाख के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। ममनी त्योहार जो होता है ये जातीय खाद्य उत्सव है, यानी वहाँ की जो एक जनजाति है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। लोग पारंपरिक भोजन बनाते हैं और पर्यटकों को बहुत आकर्षण करता है क्योंकि जो भोजन होता है वो सभी को खुशबू में खींचता है। तो ममनी जो होता है ये मौसम से जुड़ा हुआ है, कम मौसम में ये कारगिल में मनाया जाता है। एक होमिस उत्सव वहाँ पर मनाया जाता है, ये वहाँ का, क्योंकि लद्दाख जो है मठों का एक राज्य, एक तरफ वहाँ पे मठ बहुत ज़्यादा, बौद्ध मठ। तो यह जो गुरु पद संभव है उनकी जयंती के लिए हर साल जुलाई में मनाया जाता है, जिसको हम लोग हेमिस उत्सव कहते हैं। लोसर महोत्सव मनाया जाता है, ये तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, पूरे लेह लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन याद रखना है, ये उत्सव है 1997 में पहली बार मनाया गया था और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। एक टकटोक महोत्सव होता है, ये गुफा में मनाया जाता है और ये लद्दाख में त्योहारों की तरह दिन जो उनके मुखौटे वगैरह होते हैं बड़े बड़े पहनते हैं और भोजन मनाते हैं सभी लोग, संगीत नृत्य, ये सब चीज। हमारे जितने भी पर्व त्योहार होते हैं संगीत नृत्य भोजन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। और आगे की तरफ बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो ये शुरुआत हुई थी, एक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी जो वर्षगांठ मनाई जाती है वो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। 22 जनवरी को इसकी वर्षगांठ भी मनाई जाती है। 7 वर्ष इसके अभी हुए, 9 वर्ष अभी इसके पूरे हुए हैं। वहीं पे बात करी जाए इसका जो मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इसका जो मेन उद्देश्य है बालिकाओं को आगे बढ़ाना, जो हमारे भ्रूण हत्या होती है उसको रोकना है, बेटी को वजन नहीं मानना है, उसको अपने जीवन का एक बोलते हैं कि आप एक उसको वजन मानना है कि इसके आने से आपका जीवन वजनी नहीं होगा, आपके जीवन में वजन आएगा, ठीक है, आपका जीवन उठ जाएगा। और सरकार ने प्रत्येक वर्ष इसकी जो शुरुआत की गई थी, महिला एवं बालिका जो बाल विकास मंत्रालय है इसके द्वारा 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस, बेटी को पढ़ाइए बेटी को बढ़ाइए। और ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है कि किस राज्य की मधिका भाषा, ठीक है, मधिका भाषा विलुप्त होने की कगार में? इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कहीं पे लिख करके रख लेना क्योंकि बहुत संभावित है कि आपसे पूछा जाए। केरला की भाषा है ये और ये विलुप्त होने की कगार में है। केरल का जो एक कन्नूर जिला है वहाँ पे कई वेलूर ग्राम पंचायत है, वहाँ पर चकलिया समुदाय के द्वारा ये जो है चकलिया समुदाय है उसके द्वारा बोले जाने वाली ये मधिका भाषा है। और वर्तमान में इसके सिर्फ 2 वक्ता बचे हैं। एक तो KP नारायणन है, उनका नाम नहीं पूछा जाएगा, उनकी भतीजी राजपुत्री मधिका भाषा की एकमात्र वक्ता है। इसकी कोई लिपि नहीं है, ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का एक पूरा मिश्रण है और विशेषकर ये जो कन्नड़ के पुराने हय्यक कन्नड़ है उससे प्रभावित है। और चकलिया समुदाय जो कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में रहता है, अभी भी इसके कुछ सदस्य हैं, इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और इसके सिर्फ 2 ही वक्ता बचे हैं। बढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ। अभी हाल ही में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक थी, 2 विभागों को विलय किया गया है और ये 2 विभाग कौन से विभाग से जुड़े हुए हैं? स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में आपको पता है हमारे यहाँ 2 विभाग होते हैं, एक परिवार कल्याण और लोक स्वास्थ्य मंत्रालय होता है जिसको हम लोग हेल्थ मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। कई बार इसको लेकर के कंफ्यूजन होता है, ये विभाग एक साथ कर देने चाहिए। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय होता है, इसके अंडर में जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज होते हैं वो आते हैं इस विभाग के अंतर्गत में। लेकिन आप सभी को जानकारी होगी कि हमारे जो चिकित्सा शिक्षा विभाग होता है ये दूसरे विभाग, ये एजुकेशन से रिलेटेड, यानी जो हॉस्पिटल के साथ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो अलग होते हैं, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं वो ज़्यादातर अलग होते हैं। कई बार आपस में इनकी ट्यूनिंग में गड़बड़ी होती है, लेकिन आपको पता है ये दोनों एक ही कैंपस में होते हैं, कॉलेज भी उसी कैंपस में होता है। जो प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते हैं वही जा करके वहाँ पे आपके डीन बनते हैं और हॉस्पिटल्स में जा करके पेशेंट को भी देखते हैं।
लेकिन जब वो कॉलेज में होते हैं तो इस मंत्रालय के अंदर होते हैं, जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो इस मंत्रालय के अंडर में होते हैं। है दोनों एक जगह ही नौकरी कर रहे हैं। और भी बहुत सारी तकनीकी समस्याएं जाती हैं, इसलिए इन दोनों मंत्रालयों को खर्चों को बचाने के लिए इनको एक कर दिया गया। ऐसे ही हमारे यहाँ भी चल रहा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है। ऐसे शिक्षा से ही कई जुड़े हुए अलग अलग मंत्रालय हो जाते हैं, तो इनको एक कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मत्स्य मंत्रालय है और आपका जो नदी वाला मंत्रालय है, सिंचाई मंत्रालय है, वो अलग अलग हो जाता है कई बार। तो इन दोनों मंत्रालयों को एक कर दिया गया, इनको विलय करके अब इसका जो नाम होगा वो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जब विभाग एक हो जाएगा तो इनमें काम करने में आसानी रहेगी, एक ही विभाग के द्वारा फाइलें अलग अलग जगह नहीं जाएंगी। और जो हमारे अब इस हेल्थ के क्षेत्र में हमारी स्थिति कमजोर चल रही है उसको क्या किया जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा। ये इनके संबद्ध एक हो जाने से स्वास्थ्य नीति और विभागीय योजनाओं में क्रियान्वयन में आसानी मिलेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक ये क्लॉज था जिसको इन्होंने पूरा किया है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने का निर्णय किया। तो मध्य प्रदेश के ये सभी जिलों में प्रधानमंत्री क्या किया जाएगा, जो एक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुले हुए हैं हमारे यहाँ, उसी प्रकार से कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस होंगे। विशेष सुविधाएं होंगी, यहाँ के टीचर्स अलग इनकी नियुक्ति होती है और इसमें एडमिशन्स के लिए भी अलग टेस्ट होते हैं। तो सभी जिलों में एक एक कॉलेज खोले जाएंगे, 55 खोले जाने, इसके लिए अलग से शिक्षक होंगे, अलग से सारे पद सृजित किए जाएंगे। 485 करोड़ रुपए का व्यय सरकार ने रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, हाल ही में प्रदेश में किस विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक इन्होंने उपकरण बनाया है स्वचालित निगरानी के लिए। पर्यावरण का जो निगरानी केंद्र के लिए इन्होंने एक स्वचालित उपकरण बनाया है, जिसके लिए उसको ये अवार्ड दिया गया है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश पूरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको। इन्होंने उद्योगों की जो निगरानी करने के लिए बनाया है, क्योंकि कई बार जो औद्योगिक कारखाने होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, रात को जब आप सो जाते हो 2 बजे के बाद ये क्या करते हैं, धुआं छोड़ना शुरू कर देते हैं हवा में। तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको मालूम पड़ता है सुबह, क्योंकि उस पर पेनल्टी लगती है कि आपको एकदम से ये चीज़ें नहीं करनी है। तो उसके लिए पर्यावरण विभाग भी सब कोई सो रहे होते हैं, रात में 2 बजे इन्हें धुआं छोड़ दिया, पूरे पता चला आस पड़ोस में फसलें खराब हो गई, बहुत समस्याएं जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये उपकरण बनाया है। और इसका फायदा ये होगा कि ये एक रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा। जो उद्योग के स्टैक उत्सर्जन होते हैं, अपशिष्ट जल प्रवाह होता है, वायु गुणवत्ता होती है, इन सब चीज़ों का ये प्रॉपर विश्लेषण करेगा। हेरा फेरी जो होती है, इस पर छेड़छाड़ होती है, उस पर मदद भी मिलेगी इनको। वर्तमान में यदि बात करी जाए कि वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, तो नागर सिंह चौहान है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करी है? तो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय जो खोला जाएगा वो सागर में खोला जाएगा, ठीक है। और ये अभी इसकी घोषणा करी सागर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोलने की। केंद्रीय स्तर का जो विश्वविद्यालय है वो भी सागर में है, यहाँ पर एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। इसी प्रकार से एक घोषणा ये की गई है किसकी, कि मध्य प्रदेश में मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी। मेडिसिटी जो खोला जाएगा ये उज्जैन में खोला जाएगा, इसको मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार की मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, आपको पता है कि जो पीथमपुर का बेल्ट है, ये देवास का बेल्ट है इधर का, ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ मेडिकल से जुड़ा हुआ बेल्ट है। और यहाँ पर जब मेडिसिटी बनेगी तो जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े, तो पूरा एक लॉजिस्टिक वहाँ पे आसानी रहेगी उनको, तो इसीलिए वहाँ पे मेडिसिटी डेवलप की जा रही है। इसकी घोषणा हालांकि काफ़ी पहले की गई थी, अब इसके वापस से इसकी स्थापना को लेकर के सरकार में गतिविधियाँ तेज हुई हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, और उत्तर देने वालों में शिप्रा उमराव है, इन्होंने अच्छा आंसर किया है इसका। और खाना देश 1818 विद्रोह की बात की थी कि ये किस जाति से संबंधित है। तो देखिए जो भीलों का विद्रोह था, तो पहली बात तो इस यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भीलो जुड़ा हुआ था, इन्होंने क्लियर किया था। जो ये खाना देश रेबेलियन है ये रिलेटेड टू द भील, टुक प्लेस इन द धूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, महाराष्ट्र ये से लगा हुआ बेल्ट है, वहाँ पे ये हुआ था। और इसके जो लीडर थे भीमा नायक और खाजा नायक थे। और इसमें अधिकांश जो आबादी थी इस पूरे के पूरे आंदोलन में, विद्रोह में, तो ये पूरी की पूरी भील आबादी थी, इनकी आबादी इसमें ज़्यादा थी। और आपको पता है खाना देश जो है महाराष्ट्र और गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है, जो हमारा उस समय का मध्य प्रदेश था, जिसको मध्य देश बोला जाता था, तो उसको खाना देश भी बोला जाता था। तो वहाँ पे लगभग
भीलों का जो हमारे निवास स्थान भी है और ये महाराष्ट्र और गुजरात नागपुर इससे लगा हुआ बेल्ट है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया था और इसमें जो बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री थे त्रिम्बक जी, इन्होंने इसको उकसाया था, इन्हें इसको एक आग पैदा करी थी, उसके लिए विद्रोह को लेकर के लोगों को जागरूक किया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह भीलों ने मिलकर के किया था। ख्वाजा नायक और भीमा नायक इसमें प्रमुख थे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का प्रश्न आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें और इसी के माध्यम से धीरे धीरे हमारे जो फैक्ट्स होते हैं वो मजबूत होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम नई सीखेंगे। हम सीखने के लिए जुड़ते हैं, सीखने के लिए आते हैं। जिसका आंसर अच्छा होगा, 3 से 4 बातें आप सभी को लिखनी है। 3 से 4 बातें जिसकी अच्छी होंगी, एग्जाम गुरु जिसको अपना हार्ट देगा। हम चाहते हैं कि हमें हार्ट देते देते हमारे हाथ थक जाए। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में त्योथर में कालीगढ़ी में अंतिम कोल राजा कौन थे जिन्होंने 10 से 12 वर्ष तक शासन किया वहां पे? इसमें से जो राइट आंसर है उनका आंसर आपको देना है। उनके बारे में 3 से 4 बातें बतानी है। और आप सभी को पता है ये टॉपिक जो जनजाति वाला टॉपिक है प्री के सिलेबस में अब अलग हो गया है। ठीक है, एक यूनिट ही प्रॉपर बना दी गई है। बहुत अच्छा डिसीजन है आयोग का, ये होना चाहिए था। काफी दिन से इसका वेट किया जा रहा था। तो अब आपको जनजातियों के इतिहास से लेकर के उनकी संस्कृति, उनकी योजनाएं से लेकर के जो जो होता है आपको अलग से पढ़ना होगा। पहले 2 से 3 प्रश्न आते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको इनके 8 से 10 प्रश्न आसानी से मिलने वाले हैं। सरप्राइज मत हो जाना यदि 10 से ऊपर प्रश्न भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जनजाति की बोलियां और इसकी जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश का हमारी कला संस्कृति उसमें भी है। तो आपको जनजाति की एक यूनिट तो अलग से दे ही दी उन्होंने, लेकिन उसका एक टॉपिक ले जाके वहां भी रख दिया। तो एक क्वेश्चन वहां से भी आपके 1 से 2 प्रश्न वो दे सकते हैं। तो 10 प्रश्न तो इनके एक यूनिट में यहाँ मिलने ही मिलने हैं, तो 2 प्रश्न वहां मिलते। तो 10 से 12 प्रश्न आपके यहाँ से जुड़े हुए रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा थीसिस और पीएचडी हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में मत करिए, जो कि जुड़ी है। वेद पंचांग ये सब पढ़ने के चक्कर मत पड़िए, वहाँ से मात्र 1 से 2 प्रश्न आएंगे। और मैं ये जानता हूँ आप एक प्रश्न भले ही सॉल्व कर लो, लेकिन एक प्रश्न उसका सॉल्व नहीं कर पाओगे चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो। ठीक है, तो पीएचडी सारे बच्चे हमें पता है इतिहास की फर्स्ट यूनिट में करने वाले हैं, और लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे और सिलेबस प्री का पूरा प्रॉपर एक उसको क्लासिफाइड करेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है। करंट अफेयर पसंद आता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलना है और वीडियो में लाइक करना जरूर नहीं भूलना है। फिर हमारी मुलाकात होती है। पढ़ाई जोरों से करके रखिए, सिलेबस आपके पकड़ में है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।